देखिए यहाँ से द फोर्ट विलियम कॉलेज वाज सेटअप इन 1801 टू टीच कंपनी ऑफिशियल अबाउट इंडियन कल्चर हिस्ट्री एंड ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ लॉ। 1801 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, किसको? कंपनी कर्मचारियों को पढ़ाने के लिए, उनको भारतीय परंपरा, भारतीय सभ्यताओं और सिस्टम को, जिससे वो जाने इंडियन कल्चर को। Among people in England and the official of the EEIC, different opinion prevailed regarding to the significance of Western education। कह रहा है यमंग पीपुल इन इंग्लैंड के लोगों के बीच में और EEIC के अधिकारियों कर्मचारियों के बीच में लोगों के अलग अलग मत थे कि वेस्टर्न एजुकेशन को कैसे प्रभावी बनाया जाए, कैसे इसका विस्तार हो फॉर इंडियन। द ओपिनियन वर बाई एंड लार्ज स्प्लिट इनटू द फॉलोइंग थ्री स्ट्रैंड। नंबर वन, तो लोगों के ओपिनियन के आधार पर एक तरह से तीन ग्रुप बन गए थे, तीन ग्रुप में लोग बटे थे अपने विचारों को लेके। द फर्स्ट ग्रुप थॉट दैट वेस्टर्न सिविलाइजेशन वाज फार सुपीरियर टू इंडियन। एक ग्रुप था, उसका मानना था कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन मतलब पश्चिमी सभ्यता जो है भारतीय से अच्छी है। सो वेस्टर्न एजुकेशन वाज नीडेड इन ऑर्डर टू अपलिफ्ट, इसलिए वेस्टर्न एजुकेशन मतलब इंग्लिश एजुकेशन को भारतीय समाज में बढ़ाने की ज़रूरत है, उसको ऊपर उठाने की। सेकंड है, सेकंड ग्रुप सपोर्टेड वेस्टर्न एजुकेशन ऑन द ग्राउंड दैट इट वुड इनेबल इंडियंस टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कंट्रीज। एक ग्रुप चाहता था कि भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा दी जाए जिससे वो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में योगदान दे सकें, कामकाज में हेल्प कर सकें। तीसरा था, थर्ड ग्रुप द कंपोज्ड ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, ईसाई मिशनरियाँ जो थीं, हु बिलीव दैट वेस्टर्न एजुकेशन वुड हेल्प इन स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी। मतलब था कि अगर अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार होगा तो इससे क्रिश्चियनिटी के प्रचार प्रसार में बढ़ावा मिलेगा। अब आपका है ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिस्ट। ड्यूरिंग द फर्स्ट 60 years of British rule in India, some of the British officers and scholars initiated the practice of studying Indian literature। ब्रिटिश रूल इन इंडिया, लगभग 60 वर्षों के दौरान ब्रिटिश अधिकारी विद्वान जो हैं भारतीय लिटरेचर को स्टडी कर रहे थे, भारतीय साहित्य को। दे वांटेड टू नो द कस्टम एंड हैबिट्स ऑफ द पीपल इन इंडिया। वो भारत में भारत के लोगों के परंपराओं को, उनके तौर तरीकों को जानना चाहते थे। सम ऑफ देम रोट कमेंट्री, कुछ लोगों ने उस पर अपने कमेंट्रीज भी लिखी है। कमेंट्रीज मतलब होती नहीं, जैसे चर्चा करना। द रिच लिटरेरी output of ancient India, some of the exponent of the trend were number one, Supreme Court judge and linguist Sir William Jones। सुप्रीम कोर्ट की जज सर विलियम जोन्स थे और भाषाविद थे, जिन्हों को हम एक तरह से पॉइनियर्ड हिज ट्रेंड। He set up a Asiatic Society in 74 in Calcutta। The name was Society underwent many changes from, और इसका समय समय पर कई नाम बदला गया। एशियाटिक सोसाइटी इन बंगाल, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, और लास्ट में पुनः जो है 52 में इसका नाम एशियाटिक सोसाइटी हुआ। ही आल्सो स्टार्टेड अ जर्नल, पत्रिका शुरू की एशियाटिक रिसर्चेस। ये चीज़ हम एक्सप्लेन कर चुके थे आपको, इसका वीडियो में आज जो भेजे हैं रात में, कल उसको देख लीजिएगा। H.T. द कोलेब्रोक, हु रोट ऑन द वेदाज एंड कंपाइल्ड बुक, ये है जिन्होंने वेदों पर लिखा अपना, उसको कंपाइल करके, संग्रह करके संस्कृत ग्रामर को किया। अगला है द नेथियल हैलहेड, हु ट्रांसलेटेड द मनुस्मृति एज द कोड ऑफ हिंदू लॉ।
हिंदू लॉ मतलब कानून, हिंदू कानून में जिसके बारे में लिखा हुआ है, हिंदू कानून के बारे में वहाँ कोड कंडक्ट, जैसे नेपोलियन कोड पढ़ोगे नाइन्थ में आप, तो मनुस्मृति का इन्होंने ट्रांसलेट किया। द स्कॉलर हु ट्राई टू प्रमोट ओरिएंटल लैंग्वेज, culture and text through their writing and researches were collectively known as the Orientalist। ऐसे लोग जो ओरिएंटल लैंग्वेज, जो हमारी भाषा को मतलब परंपरागत भाषा को बढ़ावा देना चाहते थे, हमारी सभ्यता को, वो ओरिएंटलिस्ट कहलाए। इसकी तरफ से शुरू हुआ आवाज। हेलो। The Orientalists also encourage education based on learning of Indian classical language। किसके आधार पे था इनका? इंडियन लैंग्वेज, इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज के आधार पे। and felt that the government should be sympathetic toward the local। इनका आराधना तिवारी, हेलो बेटा, म्यूट कर लो अपने को, काहे को आवाज आ रही भाई। तो sympathetic toward the local and give them type of education they wanted। और जिस तरह का मतलब वो शिक्षा चाहते हैं उसी तरह की उनको शिक्षा दी जाए। अपनी मातृभाषा में चाहते हैं तो उनको अपनी मातृभाषा में दिया जाए। तो ये लोग ओरिएंटलिस्ट कहलाए। 1813 चार्टर एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। 1813 में ब्रिटिश संसद के द्वारा चार्टर एक्ट पास हुआ। इट अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज, और इसने क्रिश्चियन मिशनरीज को अनुमति दी भारत में आने की। इंट्रोड्यूस यूजफुल नॉलेज एंड रिलीजियस एंड मोरल प्रिंसिपल। यूजफुल नॉलेज मतलब लाभदायक ज्ञान, रिलीजियस धार्मिक एंड नैतिक सिद्धांतों को इंट्रोड्यूस करने के लिए दे एक्ट डायरेक्टेड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सो सेट असाइड फ्रॉम इंडियन रेवेन्यूज अ सम ऑफ रुपीज 1 लाख। चूंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी से डायरेक्ट थे रिलेटेड, तो इसलिए जो रेवेन्यू राजस्व था उसमें ये हुआ कि इनके प्रचार प्रसार के लिए, उसके लिए 1 लाख रुपए की धनराशि वार्षिक जो है खर्च की जाए। हो गया यार। अरे the act directed the English East India Company to set inland natives and for the introduction and promotion of the knowledge of science, साइंस का ज्ञान। However, the government continued to the encourage the traditional learning। फिलहाल सरकार जो है लगातार परंपरागत लर्निंग मतलब जो हमारी अपनी थी लोकल भाषाओं के ज्ञान और उसको प्रोत्साहित करती रही। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी अनदर ग्रुप ऑफिशियल बिगेन आर्गू। 19वीं सदी तक शुरुआत में उसके एक दूसरा ग्रुप जो है वो आर्गूमेंट या डिस्कशन शुरू हो गया। ड्यूटी ऑफ द ब्रिटिश टू ब्रिंग गुड गवर्नेंस टू इंडिया। भारत में एक अच्छा प्रशासन देने के लिए दे स्ट्रांगली सपोर्टेड यूज ऑफ इंग्लिश। उन्होंने इंग्लिश मीडियम को ज़्यादा सपोर्ट किया। ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड वेस्टर्न रेशनल करिकुला एज द बेसिस ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया। दिस ग्रुप केम टू बी नोन एज द इंग्लिस्ट। और ये एंग्लिसिस्ट कहलाया जो कि अंग्रेजी शिक्षा का वकालत कर रहा था। द ग्रुप इंक्लूडेड पीपल सच एज, कौन कौन थे ऐसे में? जेम्स मिल who propagate the view that education was essentially meant, जिनका मानना था, जिन्होंने अपना प्रोपोगेशन दिया, मतलब अपना बात प्रचार प्रसार जिसको करना होता है कि शिक्षा जो है एक इम्पोर्टेंट मीन्ट मतलब साधन। आगे का पेज।
practical and useful knowledge and of a sense civilize the native। अगला है थॉमस बबिंगटन मैकाले। सबसे ज़्यादा जो इन्होंने इंग्लिश शिक्षक प्रचार के लिए किया ये मैकाले थे। शार्ट में इनको हम याद नोट करते हैं। तो इनका नाम था थॉमस बबिंगटन मैकाले, हु वाज ऑफ द ओपिनियन दैट इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। जिनका विचार था कि इंग्लिश किसी भी इंस्ट्रक्शन का माध्यम होना चाहिए। एंड वेस्टर्न नॉलेज वर फॉर सुपीरियर टू ट्रेडिशनल। इनका मानना था कि वेस्टर्न नॉलेज जो है इंडियन नॉलेज से कहीं अच्छा है। सून देयर वाज अ डिबेट बिटवीन ओरिएंटलिस्ट और इंग्लिश। मतलब शीघ्र ही दोनों ग्रुपों के बीच में एक तरह से बहस सी छिड़ गई। द यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड सेट असाइड बाय द चार्टर 1830। जो 1813 में चार्टर एक्ट के थ्रू ये फंड बना था कि 1 लाख रुपया। द ओरिएंटलिस्ट लेड बाय, जिनका नेतृत्व H विल्सन कर रहे थे, वांटेड टू प्रमोशन ऑफ। वो चाहते थे कि ये पैसा ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग और उनके वर्नाकुलर लैंग्वेज मेन भाषा मीडियम इंस्ट्रक्शन पर खर्च हो। जबकि दूसरे वर्ग के लोग इंग्लिश जो चाहते थे, मैकाले का विश्वास था कि नॉलेज ईस्ट वाज फुल ऑफ एरर। मतलब हमारे यहाँ का ज्ञान जो है, मतलब पूर्वी मतलब इंडियन, ये बहुत सी गलतियों और अनसाइंटिफिक मेथड से भरा हुआ है। दे फेल्ट दैट द फंड सेट असाइड। उनका मानना था जो चार्टर एक्ट 1813 है ये शुड बी स्पेंट टीचिंग इंग्लिश इंडियन एज दिस वुड इनेबल देम टू गेट द बेनिफिट। मतलब इंग्लिश के प्रचार प्रसार पर खर्च किया जाए और भारतीय लोग इनेबल असमर्थ होंगे टू गेट बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट इन वेस्टर्न साइंस। मतलब कि वेस्टर्न साइंस, वेस्टर्न लिटरेचर, वेस्टर्न फिलॉसफी को सीख करके भारतीय उससे लाभदायक उनको लाभ पहुंचेगा। इट वाज इन दिस कॉन्टेस्ट दैट मैकाले रोट। इसमें मैकाले ने लिखा फेमस माइनूट्स ऑन इंडियन एजुकेशन। ये मैकाले का माइनूट कहा जाता है। एम्फेसाइंग द नीड ऑफ इंग्लिश मीडियम एजुकेशन एंड वेस्टर्न लर्निंग। मतलब इंडियन के लिए इंग्लिश मीडियम एजुकेशन और वेस्टर्न लर्निंग के इम्पोर्टेंस के लिए उसने लिखा और फिर वो मान्य भी हो गया। इट वाज इन दिस कॉन्टेक्स्ट ओके बेस्ड ऑन द माइनूट लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि गवर्नर जनरल था उस समय इंडिया का, पास द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835। द टू मेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट वर। दो मेन थे इसके प्रोविजन। नंबर 1, मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन। नंबर 1 क्या दिया गया कि इंग्लिश जो है हायर उच्च शिक्षा के लिए इंग्लिश मीडियम मेन है। दूसरा है स्टॉप द प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग। दूसरा ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन मतलब जो हमारी परंपरागत संस्थाएं थी, जो शिक्षा के केंद्र थे, उनको बढ़ावा देने के लिए जो है उसको बंद किया जाए, उस पर जो फंड है उसको बंद किया जाए। द लर्निंग सच एज कलकत्ता मदरसा एंड बनारस संस्कृत कॉलेज, दोनों को। अगला है यहाँ पे आपका वुड्स डिस्पैच। इसके बाद द परपोज बेनिफिट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन वर ब्रॉट आउट मोर क्लियरली इन 1854 वुड्स डिस्पैच। वुड डिस्पैच का मतलब वुड्स ने जो अपना लिखा था, उनका जो पॉइंट उसी को कहते हैं, पूरा एक संग्रह, उसी को वुड डिस्पैच। दिस वाज ए लॉन्ग नोट था ऑन एजुकेशन इन इंडियन प्रिपेयर्ड बाय सर चार्ल्स वुड, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द EIC। क्या थे वो? इस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे वो।
आगे, द वुड सेंट अ डिस्पैच टू लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने अपना डिस्पैच, अपना नोट जो है लॉर्ड डलहौजी को भेजा ऑन 19 जुलाई 1854। उस समय लॉर्ड डलहौजी थे इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फॉर क्रिएटिंग अ प्रॉपरली आर्टिकुलेटेड सिस्टम ऑफ एजुकेशन फ्रॉम द प्राइमरी स्कूल टू द यूनिवर्सिटी। मतलब इन्होंने जो दिया इसमें प्राइमरी स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटी तक का था। द मेन फीचर्स ऑफ द डिस्पैच वर टू प्रमोट वेस्टर्न एजुकेशन यूजिंग इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देना, इंग्लिश एज मीडियम, भाषा का माध्यम इंग्लिश हो। टू सेटअप यूनिवर्सिटीज इन कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास 1857 में ये 3 यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए प्रपोजल दिया। पंजाब इन 1882 एंड इन इलाहाबाद 1887 में ये सब हुए। टू एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज, हमारी जो मातृभाषा एक तरह से है, जो क्षेत्रीय भाषा, इसको बढ़ाने के लिए द प्रपोजल सेट अप वर्नाकुलर स्कूल इन विलेज एट द लोवेस्ट स्टेज पे, निम्न स्तर पर वर्नाकुलर स्कूल गांव, फॉलोड बाय एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल एंड एफिलिएटेड कॉलेज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। टू रिकमेंडेड अ सिस्टम ऑफ ग्रांट्स इन एड, और यहीं से रिकमेंड हुआ ग्रांट्स इन एड, मतलब ग्रांट मिलना, एड। आज जो विद्यालय आप देखते हो सरकारी विद्यालय हैं, प्राइवेट जो खुले थे बाद में सरकारी मान्यता मिलने के बाद उसमें एड मिल गया। जब ग्रांट इन एड का मतलब वो सरकारी वेतन आने लगा। अब आज तो मोस्टली सब वित्त विहीन मान्यता प्राप्त हैं, जहाँ पे वेतन नहीं आता लेकिन उनको मान्यता मिली है। तो ये वहीं शुरू हुआ था। टू पर्पज द फॉर्मेशन ऑफ ए डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन अंडर द चार्ज ऑफ डायरेक्टर इन ईच प्रोविंस, प्रत्येक राष्ट्र स्टेट में एक उसका इंचार्ज होगा, डायरेक्टर होगा, उसके नेतृत्व में, उसके अंदर में ये ओपन। वुड डिस्पैच अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में एक लैंडमार्क था, पत्थर की लकीर जिसको कहते हो, presented to comprehensive plan for the development of the educational system in the Indian subcontinent। यहाँ आपको दिया गया यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास दिख रहा है, वहाँ पे एजुकेशन इन कॉलोनियल इंडिया कंटिन्यूज टू बी डायरेक्टेड बाय सेवरल अदर कमीशन। हंटर कमीशन 1882-1883 में बन के आया। वाज सेटअप अंडर द chairmanship of Sir William W. Hunter. Its main recommendation was to take special care in the extension of primary education and secondary। आगे, द सेटलर यूनिवर्सिटीज कमीशन फॉर्म 1917, द recommended a 12-year स्कूल कोर्स, मतलब 1 से 12 साल तक का, और यूनिवर्सिटी उसके बाद का फिर 3 साल बीए। इस्टेब्लिश ऑफ इंटरमीडिएट कॉलेज 1929, द हॉरटॉग कमेटी रिपोर्ट मेड रिकमेंडेशन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। 1948-49 में राधा कृष्णन कमेटी, राधा कृष्णन जो हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे और फिर दूसरे प्रेसिडेंट बने इंडिया के, क्योंकि एक शिक्षाविद थे तो उनके चेयरमैनशिप में कमेटी बनाई गई थी। राधा कृष्णन हु वेंट ऑन द बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1662 में 1962 में सजेस्ट द इम्प्रूवमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन पॉलिसीज, क्या प्रभाव पड़ा। लेट अस टू टेक लुक एट सम ऑफ द चेंज इन द ब्रिटिश वर एबल to bring about in the realm of education in India। State supervision of funding of education was initiated and it was no longer a
नो education was initiated and no longer remained a local or regional affair। मतलब स्थानीय या क्षेत्रीय मामला ना होकर के स्टेट लेवल का हो गया, स्टेट गवर्नमेंट उस पर ध्यान देगी। द फॉर्मेट ऑफ टीचिंग चेंज कम्प्लीटली, टीचिंग वाज डन थ्रू टेक्स्ट बुक। तो आज की क्लास के